हम दो बहनें थी। मेरी दीदी दिखने में बहुत सुंदर थी और मैं सांवली थी, जिसके कारण मेरे माता पिता मेरे रंग को लेकर बहुत दुखी थे। जब मैं 10 साल की थी तब मैंने जीवन में बहुत दुखों के रंग देखे हैं। मेरे माता पिता मजदूरी कर हमारा पालन पोषण करते थे। जब सूरज डूबने पर सारी दुनिया सो जाती थी तब मेरे माँ पापा की बातें सन्नाटे को तोड़ती थी, जो कभी कभी मेरे कानों में पड़ जाती थी। पापा अक्सर दीदी को बाजार दिखाने की बात किया करते थे और माँ उनकी बातों को टालते हुए कहती थी, अभी ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। अभी बाजार दिखाओगे लड़की को तो मनचाही बात नहीं बनेगी। लड़कियों की तो सुंदरता ही भाता है जमाने को, और अपनी लड़की के तो उभार भी ठीक ढंग से नहीं हुआ है, और फिर महीने से शुरू हो जाए तो कुछ बात बने। उनकी बातें मेरे को उस पल समझ नहीं आती थी, वो किस बारे में बात कर रहे हैं। उस समय मेरी दीदी 13 साल की थी। एक दिन सुबह सुबह माँ मेरी दीदी को खूब सजा संवार रही थी। मेरी दीदी भी खूब मन से सज रही थी। लाल लाल लिपस्टिक, माथे पर बिंदी, तो कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियाँ तो पैरों में पायल। दुल्हन की तरह श्रृंगार किया था दीदी का इतना सजना संवरना देख मेरा मन भी ललचाता था। तो मैं माँ से सजने की जिद करने लगी। माँ ने खिसिया कर गालों पर थप्पड़ जड़ दिया। फरमान सुनाते हुए कहने लगी, सजना संवरना तो गोरी लड़कियों पर शोभा देता है, तुझे सज संवर कर तमाशा थोड़ी ही बनाना है अपना। नादान समय में कौन माँ की बातों को बुरा मानता है, सो मैंने भी नहीं माना। फिर भी सज संवर कर मेरी दीदी के साथ जाने की जिद करने लगी। वहीं पैर पटक कर बैठ गई थी मैं, और माँ पापा को गुस्सा दिखाने लगी। बाजार देखने का मुंह मन में जोर पकड़ रहा था। मेरे मोहल्ले पड़ोस की लड़कियां बाजार तो जाती दिखती थी, लेकिन बाजार से वापस आती नहीं दिखती थी। मन सवालों से घिर जाता था मेरा। आखिर बाजार में ऐसा क्या था जो सब वहां सज संवर कर जाती थी, लेकिन कोई लौटती नहीं थी। कितनी ही रस्में कराई जाती थी घर से निकलते समय। थापे देना जो समृद्धि का प्रतीक था, तो कहीं अनाज की बारिश कराना जिसे उनके घर से जाने के बाद भी धन धन्य धन्य से परिपूर्ण रहे। द्वार पूजा, गौ पूजा, और सबसे अंत में मुड़ कर ना देखना। ना जाने कितने ही रस्में निभा कर लड़की जाती थी। ठाठ से सवारी निकाली जाती और सड़क पर जाकर एक गाड़ी में लड़की अपने पिता के साथ बैठ जाती। फिर लौटकर चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखे उसके पिता ही लौटकर आते। वो लड़की बाजार की गलियों में ना जाने कहाँ गुम हो जाती, और मैं सोचा करती उसी रास्ते नजर नहीं आता, या फिर कोई दूसरा रास्ता पकड़कर दूसरे रास्ते पर चली जाती किसी गुमनाम मंजिल की तलाश में। क्या बाजार की रौनक इतनी लुभावनी होती है जो एक बार जाने के बाद वहां से निकलने का मन ही नहीं करता। मैं इन्हीं जवाब तलाश में अपने मन को भटकाए रहती, लेकिन कोई उचित जवाब नहीं मिलता जो मेरी बालपन की जिज्ञासा को शांत कर सके। अपने छोटे से घर के आंगन में पैर पटक कर बैठी हुई मैं जब चुप नहीं हुई तो पापा ये कहकर मुझे भी बाजार ले गए। बड़ी बहन का मुंह है, शायद इसलिए जिद कर रही है, एक बार दिखा ही लाता हूँ, इससे हमें भी ये पता चल जाएगा छोरी को आगे पालना भी है या नहीं। उस पल मासूम मन से ये बातें समझ नहीं आई थी। क्यों कहा था मेरे खुद के पिता ने ऐसा? क्या सच में वो मेरे पिता थे, या मोल लिया था मुझे, या फिर यूं ही सड़क से उठाकर पाल लिया था? कहाँ मन इन सवालों में उलझता था। पापा की बात सुनकर ही मन खुशी से बावरा गया। अब दीदी के साथ मैं भी बाजार जाऊंगी। मन खुशी से बावरा हो गया। अब दीदी के साथ मैं भी बाजार जाऊंगी। मन खुशी से बावरा हो गया। अब दीदी के साथ मैं भी बाजार जाऊंगी। अब मुझे पता चल जाएगा बाजार में जाने वाली सजी संवरी लड़कियों क्यों वापस नहीं आती है। मैं भी थोड़ा बहुत लाली लिपस्टिक कर पापा और दीदी के साथ वहाँ से बाजार के लिए निकली। रास्ते में जो भी जान पहचान का मिलता तो उन्हें मुस्कुराते हुए उत्साह उत्साह में दुआ सलाम करने लगती, हाल चाल पूछ लेती। हाल चाल पूछते मेरी नज़र गाड़ी के दूसरे छोर पर पास बैठी दीदी पर पड़ी, जो डरी सहमी घबराई सी सिमटी हुई बैठी हुई थी। उनको देखती ही मेरी सारी खुशी फुर्र हो गई।
मन में ख्याल आया, अब इस फेहरिस्त में मेरी जीजी भी शामिल हो जाएगी। बाजार की उन गलियों में मेरी दीदी भी घूमने निकल जाएगी और फिर कभी लौटकर घर वापस नहीं आ पाएगी। सोच कर ही मन भर गया मेरा और मैं दीदी के गले लग गई थी। दीदी भी मुझे गले लगाकर रोने लगी थी। ये देख पापा चिल्लाते हुए कहने लगे, ज्यादा आंसू ना बहा, नहीं तो सारा साज सिंगार बिगड़ जाएगा और फिर बाजार में कौड़ियों के भाव ले जाना पड़ेगा तुझे। ऐसे में बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। मुझ पर चिल्लाते हुए पापा ने मुझे दीदी से अलग होने के लिए कहा और मैं चुपचाप जाकर एक ओर बैठ गई। कुछ देर बाद ही पापा ने गाड़ी रुकवाई। मैंने उत्सुकतावश नजर उठाकर देखा तो वो हाट बिल्कुल अलग जान पड़ा मुझे। वहाँ ना ही कोई खिलौने की दुकान थी और ना ही कोई मिट्टी के बर्तनों की सजावट भरी टपरी, ना ही कोई कपड़े लेते दिखाई दे रहे थे और ना ही कहीं आटा दाल का ढेर दिखाई दे रहा था। उस हाट में बस एक ही बात नजर आ रही थी, वहाँ मेरी ही तरह और भी कुछ लड़कियां सजी संवरी बनी ठनी खड़ी हुई थी, जिनके आसपास कुछ एक लोगों की भीड़ लगी थी। उनके साथ इक्का दुक्का महिलाएं भी थी, जो लड़कियों को अपने साथ एक कपड़ों की चार दीवारी से बनी झोपड़ी में ले जाती और कुछ देर बाद वापस ले आती। फिर वो साथ आए व्यक्ति से इशारे से कुछ कहती थी और बनी ठनी लड़की के पिता की ओर एक सफ़ेद लिफाफा बढ़ाती, जिसे लेकर वो लड़की को उनके साथ भेज देते। ये कैसी रीत है, क्या रिवाज है, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन बालमन अपनी बचपन की हमराज दीदी से बिछड़ने के ख्याल से दुखी होने लगा था। कुछ ही देर में दीदी के साथ भी वही सब घटना घटने लगी, जो मैं अब तक दूर से दूसरी लड़कियों के साथ घटता देख रही थी। मेरी दीदी को भी एक महिला के साथ उसी कपड़ों की चार दीवारी में जाना पड़ा। वहां जाकर क्या होता था मुझे नहीं पता था। जिज्ञासा हुई जाने की, सो दीदी के पीछे मैं भी चली गई। अंदर जाकर एक महिला को दूसरी महिला की अस्मिता का माप लगाते हुए पाया। सहम गया था बालमन ये दृश्य देखते हुए। मैं तुरंत दौड़कर बाहर चली आई, सहम कर अपने पापा के पीछे खड़ी हो गई, इस उम्मीद से शायद पापा के पीछे मैं सुरक्षित रहूंगी। लेकिन गलतफहमी थी ये मेरी। मैं समाज के जिस तबके से थी वहाँ कोई सुरक्षित नहीं था। कुछ ही देर में दीदी चली आई। उनके चेहरे के भाव देख मैं उनके मन को समझने की कोशिश कर रही थी। इतने ही समझ आया मुझे, दीदी को उस महिला का उसके साथ अंदर होना अच्छा नहीं लगा था। उस महिला के साथ जो व्यक्ति खड़ा था वो लगातार मेरी ओर ही देखे जा रहा था। उसका घूरना मुझे कतई अच्छा नहीं लगा। घबरा कर ये सोच पापा के पीछे छुप गई मैं, अब मुझे कोई नहीं देख पाएगा। पापा उस महिला और उसके साथ खड़े व्यक्ति से बात करने लगे और मैं अपने ही ख्यालों में उलझी चारों ओर देख बाजार का नियम समझने की कोशिश करने लगी। बाजार का एक नियम मुझे समझ आया था। एक बार लड़की को उन चार दीवारियों के अंदर जरूर जाना होता। मैं सोच में गुम थी। तभी कुछ ही देर में पापा की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझसे कह रहे थे, कमली, बहुत किस्मत वाली हो जो तुझे तेरी दीदी के साथ ही रहने को मिलेगा। अब तुम हमेशा अपनी दीदी के साथ ही रहोगे। सुनकर अच्छा लगा, लेकिन फिर मैं बाकी सबसे दूर हो जाऊंगी ये सोचकर मन डर से सिमट गया। उस आदमी ने पापा को भी एक लिफाफा थमाया, जिसे पापा ने हंसते हुए थाम लिया और मैं उस औरत और उसके साथ आए एक आदमी के साथ चल दी, जो हमें कुछ दूर खड़ी एक गाड़ी के पास ले गया। वो महिला हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रही थी। चेहरे पर मधुर मुस्कान और आंखों में प्यार लिए उस औरत ने दीदी का हाथ थाम लिया और उसके साथ गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। मैं भी अपनी दीदी के बगल में ही बैठ गई। उस आदमी ने गाड़ी दौड़ा दी, जो एक बड़े से घर के सामने जाकर रुकी। हम सब गाड़ी से उतर अंदर बढ़ गए। सब कुछ मुझे नया सा लग रहा था। नया ही तो था। एक छोटे से मजदूर तबके की झोपड़ी से निकलकर अचानक से बड़े घर से में आना एक सपने जैसा ही तो था मेरे लिए। ऐसा सपना जिसका ख्वाब देखना कोई गुनाह नहीं, लेकिन उसके पूरे होने का तरीका
किसी गुनाह से कम भी नहीं। मैं और मेरी दीदी दोनों अंदर चली आई। वो घर बेहद खूबसूरत था, जिससे आधुनिक सभी सुविधाएं मौजूद थी। घर में सामने एक थोड़ी बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी, जिसे देखते ही हमारे साथ आए हुए लोगों ने देखते ही सलाम किया और हमसे भी करने को कहा गया। उस औरत ने हम दोनों को ही अपने पास बुलाया और दीदी की ओर घूरते हुए वो साथ आई औरत से कहने लगी, बिमला, अच्छे से माप तौल करके ही तो लाई है इस लड़की को। इस घर की वंश बेल बढ़ाने में सक्षम होगी कि नहीं? दिखने में तो सुंदर लग रही है, कोई दाग धब्बा तो नहीं है शरीर पर। सुनकर कई सवाल मन में भर आए। वो बूढ़ी और किस बारे में बात कर रही है और दीदी को उस घर में क्यों लेकर आए हैं? वही पता चला औरत का नाम बिमला है, जो उस बूढ़ी औरत से कह रही थी, सब देखभाल करके ही लाई हूँ इस मालकिन की नई रखैल को। मालिक को भी यही भाई है। अब आप समय दिखवा लें अपने गुरु महाराज से, कब किस घड़ी और किस नक्षत्र में इसे मालिक के साथ कमरे में भेजना है। मैं उनकी बातें समझने की कोशिश कर इधर उधर देख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अचानक से ही मेरी दुनिया बदल गई है। वहाँ उठने बैठने, खाने पीने से लेकर रहन सहन, बात करने का तरीका, सब कुछ बिल्कुल दूसरी दुनिया का लग रहा था मुझे। मैं सब समझने की कोशिश कर रही थी, तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई दी, जो फोन पर किसी से बात करते हुए कह रही थी, जी गुरुजी, जैसा आपने कहा वैसा ही किया गया है। दुल्हन वाले बाजार से छोरे के वास्ते लड़की चुनकर घर आ गई है। आप अब सही समय देख कर बता दो किस समय दोनों का मेल होना सही रहेगा। सुनकर मैंने दीदी की ओर देखा, जो मेरे साथ ही घबराई सी खड़ी थी। शायद उन्हें समझ आ गया था वहाँ किस बारे में बातें हो रही थी। कुछ देर बाद कर बूढ़ी औरत ने फोन रख दिया और बिमला से कहा उसे कमरे में ले जाने के लिए कहा। मैं भी दीदी के साथ जाने लगी तो मुझे वहीं खड़ा रहने के लिए कहा गया। बूढ़ी औरत को सुनकर ही मन डर गया। मुझे यहाँ क्यों रोक लिया गया? मैं वहीं एक ओर सिमट कर खड़ी रह गई। ये जो मेरी अबुझ पहेलियों की शुरुआत भर थी। मैं वहीं खड़ी थी, तभी नज़र एक बार फिर साथ आए व्यक्ति पर पड़ी, जो अभी भी मुझे ही घूरे जा रहा था। उसके चेहरे के भाव को देख मन सहम गया मेरा। उस बूढ़ी औरत के कहने पर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया और मैं वहीं खड़ी रह गई। कुछ देर बाद बिमला फिर से आई और मुझे अपने साथ ले गई। घर की साफ सफाई का काम मुझसे कराने लगी और मैं डरी सहमी उस कार्य को चुपचाप करने लगी। एक दिन कार्य करते हुए कानों में दीदी की चीखें सुनाई पड़ रही थी, जिन्हें सुन मैं उनके पास जाने के लिए बढ़ गई, लेकिन बिमला ने मुझे रोक दिया। नहीं समझ आया ऐसा क्यों किया उसने। बहुत गिड़गिड़ाई दीदी के पास जाने देने के लिए, लेकिन नहीं जाने दिया। धीरे धीरे ये रोज का सिलसिला बन गया था। बात बात पर डांटना, गलती होने पर समझाने की जगह हाथ उठा देना, घर के सारे काम करवाना रोज का काम हो गया था मेरा। धीरे धीरे वहाँ रहने से डरने लगी थी मैं और मेरी दीदी दोनों की दुनिया वही चार दीवारी बन गई थी। महीनों हो गए थे एक घर में रहते हुए भी मैं दीदी से नहीं मिल पाई थी। इस बारे में पूछा तो बिमला ने मुझे डपटते हुए कहा, तुम छोटे घर की लड़कियों के लिए सवाल पूछना उचित नहीं है। मैं चुप रह गई। नहीं समझ आया मुझे क्यों उचित नहीं है हमारा सवाल पूछना। और ये छोटा बड़ा तो घर ही होता है, इंसान तो एक ही जैसा होता है। वही हाड़ मांस का चमड़ी में लिपटा हुआ, जिसके रंगों में लाल खून ही बहता है। तो छोटे बड़े इंसानों में जब सब चीज़ें एक जैसी होती है तो फिर ये घर छोटे बड़े क्यों? बनी ठनी मैं कमरे में रखी चीज़ों को देख रही थी, जो उस घर में रहते हुए भी मैंने कभी नहीं देखी थी। फूलों वाला नर्म बिस्तर, उसके एक ओर रखी कांच की बोतल जिसमें पानी जैसा कुछ रखा हुआ था। बोतल के पास रखा एक छोटा सा सफ़ेद पैकेट जिसमें क्या था पता नहीं। कुछ ही देर में दरवाज़ा दोबारा खुला और एक आदमी चेहरे पर मुस्कान रखे अंदर चला आया।
वो आदमी था जिसे मैंने कुछ घंटों पहले देखा था। डर के कारण कदम पीछे हटने लगे और वो चेहरे पर कुंठित हंसी रखे हुए आगे बढ़ने लगा। सहम गया था मन मेरा। अगले ही पल मैं उसकी गिरफ्त में थी और छूटने के लिए विनती कर रही थी, लेकिन गिरफ्त से छूटना रखैलों की किस्मत में कहाँ था। कसमसा कर रह गई मैं। 11 वर्ष की उम्र में बलात्कार का दंश झेला मैंने। दर्द जब हद से ज़्यादा बढ़ गया तो बेसुध हो गई मैं। जब आँख खुली तो खुद को एक रेल की बोगी में कम्बल में लिपटा हुआ पाया। अनजान जगह और लोगों की भीड़ देख मन सहम गया। बदन दर्द कर रहा था। जैसे जैसे उठकर बैठ गई, खुद पर नजर डाली तो सवस्त्र उन्हीं दुल्हन वाले वस्त्रों में पाया। कहाँ थी मैं, कैसे पहुंची यहाँ तक, सवालों की झड़ी मन में लग गई। खुद में सिमटी हुई मैं रेल की उस बोगी में बैठी हुई यात्रियों की ओर ताक रही थी। रेल रफ्तार से दौड़ रही थी और मेरी किस्मत ना जाने किस गुमनाम मंजिल की तलाश में निकली थी जो रूठ चुकी थी। वहां से लाकर किस्मत में दिल्ली पटक दिया। रेल रुक चुकी थी और मैं सहमते हुए रेल से नीचे उतर आई। शरीर बेहिसाब दर्द कर रहा था और भूख प्यास के कारण जवाब दे रहा था। जान न पहचान, मंजिल का ठिकाना नहीं। निरीह अकेले भीड़ में चलती हुई मैं एक बेंच पर जाकर बैठ गई। कुछ समझ नहीं थी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं। जाने कितनी रेलगाड़ियां आई, कितनी गई और मैं वहीं बैठी उन्हें जाते हुए देखते रही। पास ही पानी की टंकी थी तो सो पानी पिया तो भूख के कारण पेट दर्द करने लगा। पेट पकड़ वहीं बैठ गई। दिन से रात हो गई, लेकिन मैं वहीं बैठे चारों ओर देख रही थी, इस उम्मीद से शायद ईश्वर किसी रहनुमा को भेज दे मदद के लिए। कुछ देर बाद आंखों के सामने किसी ने हाथ में पकड़ा सफ़ेद रुमाल झटका और मूर्छित होती चली गई। जब आंख खुली तो खुद को एक बार फिर बड़े से घर में पाया, जहाँ फिर सजी संवरी महिलाएं दिखाई दी, जिन्हें देख इतना सो समझ आ गया कि मैं एक बार फिर ऐसी जगह पर हूँ जहाँ लड़कियों को सजा संवार कर एक कमरे में भेज दिया जाता है और फिर वही दर्द वेदना शरीर को सहनी पड़ती है। सिमट गई मैं खुद में। मेरा मासूम बचपन उस सजी संवरी मुखौटे वाली लड़कियों में खो चुका था। मन उस भीमत्त से दृश्य को याद कर सिहर गया और मैं वहां से भागने के बारे में सोचने लगी, लेकिन इतना सरल नहीं था वहां से निकलना। चारों ओर देखती हुई मेरी नज़र घर की खिड़कियों पर पड़ी और मैं उन्हें देख उम्मीद से भर गई। शायद यहाँ से भाग सकूं मैं। सबके सोने का इंतजार करने लगी, लेकिन 24 घंटे होने पर भी वहाँ की रौनक कम नहीं हुई। उस घर में उतनी ही चहल पहल थी। कुछ और रास्ता ढूंढने लगी निकलने के लिए। कुछ समझ नहीं आया तो अपनी किस्मत समझ उसे स्वीकार कर बैठ गई। अभी इतनी उम्र नहीं थी सो मुझे लोगों के बीच नहीं भेजा जाता था, लेकिन महीने में एक बार लड़कियों के साथ अदाएं सीखने के लिए भेजा जरूर जाता था। मेरे साथ कुछ और लड़कियां भी थी जो मेरी ही तरह मजबूरी में वहाँ थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ समझ बढ़ती गई। इसी समझ के साथ वहाँ से एक बार फिर लड़कियों के साथ बाहर जाते समय भागने की जुगत लगाई। जब बड़ी लड़कियां अपने कार्य पर थी और मैं उनके साथ ही लोगों से बात करने के तरीके, चलने फिरने के तरीके सीख रही थी, तभी चुपके से एक गाड़ी में जाकर छुप गई जो वहां से निकल रही थी। किस्मत एक बार फिर मुझे लेकर जा रही थी, लेकिन कहाँ, इस बात से मैं पूरी तरह अनजान थी। कुछ देर बाद गाड़ी फिर एक घर के सामने रुकी जो दिखने में अच्छा खासा था, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं था। मैं डरी सहमी उसी गाड़ी में ही डुबकी रही। आसपास कोई नहीं है। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद मैंने झांक कर देखा था। गाड़ी बंद हो चुकी थी और मैं अंदर फंस चुकी थी। कुछ ही देर में नज़र सामने से आती हुई एक महिला पर पड़ी, जिसके हाथ में पर्स था और आंखों पर चश्मा। उसके पास आने पर मैं एक बार फिर गाड़ी में छुप गई। वो औरत गाड़ी में बैठी और गाड़ी एक बार फिर चलने लगी। मन फिर आशंका से भर गया और मुझे खांसी आ गई, जिसे सुनकर झटके से गाड़ी रोकी और गाड़ी को चेक करते हुए उन्होंने मुझे देखा। मैं डरी सहमी सी
एक कोना पकड़ ली थी। उसने मेरी हालत देख शायद अनुमान लगा लिया था, या कहा जाए उसकी परखी नज़रों का कमाल था। जो मेरे अंदर छुपे डर को उन्होंने पहचान लिया था। वो महिला और कोई नहीं, मिस शालिनी थी। मुझे देख उन्होंने कुछ नहीं कहा और शांत बैठे रहने को कहा। उन्होंने एक बार फिर गाड़ी दौड़ा दी। पिछले 1.5 सालों में इतना तो कुछ देख और अनुभव कर लिया था। किसी पर सहज भरोसा नहीं होता था। मन में विचार आ रहा था, मैं एक बार फिर किसी मुसीबत में फंसने जा रही हूँ। एक अकेले किशोरी के लिए जीना इतना आसान कहाँ था। मैं वहीं बैठी हुई गाड़ी के रुकने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद गाड़ी रुकी तो वो शालिनी जी मुझे एक जगह लेकर आई जहाँ मेरे जैसे ही और भी बच्चे थे। मुझसे ना डरने का कहते हुए मिस शालिनी मुझे वहाँ से एक कमरे की ओर ले जाने लगी, जिस पर दरवाज़ा देखते ही मेरे बढ़ते कदम रुक गए। मेरी मनोदशा को समझते हुए शालिनी जी मुझे वहीं पास ही पड़ी बेंच की ओर ले गई और मुझसे वहां बैठने को कहकर खुद भी वहीं बैठ गई। मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मिस शालिनी मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी। पहली बार किसी ने सर पर हाथ रख इतने धैर्य और प्यार से कुछ पूछा था। मेरा डर थोड़ा कम हो गया, लेकिन भरोसा मैं अभी भी नहीं कर पा रही थी उन पर। मिस शालिनी मेरी परेशानी समझ उस जगह के बारे में बताने लगी थी। वहीं पता चला वो एक बाल सुधार गृह था, जिसमें वो बच्चे वहां रहने आते थे जो कम उम्र में किसी न किसी अपराध में लिप्त थे, जिन्हें वहां भेजकर सही गलत की शिक्षा दी जाती थी। मिस शालिनी वहां की एक कर्मचारी थी जो नियमित रूप से उन बच्चों से मिलने आती थी और उनके साथ समय व्यतीत कर उन्हें सही रास्ता दिखाती थी। मैं वहीं बैठी हुई सब समझने की कोशिश कर रही थी। मिस शालिनी मुझसे काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करती रही। कभी वो मुझे उन बच्चों के बारे में बता रही थी तो कभी वहाँ मौजूद अन्य कर्मचारियों के बारे में बता रही थी। वहाँ खाना खाने का समय हुआ तो सब बच्चे वहाँ से एक पंक्ति में जाने लगे। मिस शालिनी मुझे भी वहाँ से उनके साथ ही ले गई और भोजनालय कक्ष में जाकर सब इकट्ठे हो पंक्ति में बैठ भोजन करने लगी। मिस शालिनी और बाकी कर्मचारी भी उसके साथ ही बैठ गई और भोजन करने लगी। उनके व्यवहार से मैं भी सहज होने लगी थी। भूख लगी थी सो झिझकते हुए भोजन करने लगी। मिस शालिनी मुझसे बातें भी करती जा रही थी। धीरे धीरे मैं सहज हुई और उनसे खुलकर बातें करने लगी। मैंने उन्हें अपने अतीत के बारे में बताया, जिसे सुन वो मुझसे समझाते हुए बोली, दुर्गा, अतीत सबका होता है। हमें उस अतीत को पकड़कर वर्तमान की खुशियों को नहीं भूलना चाहिए, बल्कि अतीत को अतीत में छोड़कर हर पल को मुस्कुराकर जीना चाहिए। दुर्गा नाम सुन मैं बोली, मेरा नाम दुर्गा नहीं कमली है। तो मिस शालिनी कहने लगी, कमली अब नहीं रही, आप दुर्गा हैं। आज तेरा नया जन्म हुआ है। मिस शालिनी की बातों ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ने लगी। मिस शालिनी मेरे साथ बातें करते खेल खेलती अच्छे बुरे इरादों में पहचान कराना सिखाती। उनसे मिलकर मुझे समझ आया वास्तव में माँ कैसी होती है। मैं मिस शालिनी को माँ का कर पुकारने लगी। मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था, सो पढ़ाई लिखाई भी करवाने लगी। धीरे धीरे मुझे पढ़ाई लिखाई की महत्ता समझ आने लगी। समय गुजरने के साथ मिस शालिनी मुझे अपने साथ अपने घर ले आई, जहाँ मुझे पता चला मैं जिसकी गाड़ी में छुप कर वहाँ आई थी वो व्यक्ति उनका भाई था जो उधर से गुजर रहा था। मैं मिस शालिनी और उसके भाई के साथ रहने लगी। धीरे धीरे मैं पढ़ना लिखना सीख गई। तब मुझे पता चला रिवाज के नाम पर जो मेरी जैसी लड़कियों के साथ होता था वो गलत था। शिक्षा की कमी के कारण विशेष तबके के लोग इस प्रथा को अभी तक निभा रहे हैं। मैंने मिस शालिनी से इस बारे में बात की और हमने साथ मिलकर इस कुप्रथा के विरुद्ध उचित कदम उठाने का निर्णय लिया है, जहां मैंने संघर्ष के जरिए दुल्हन वाले बाजार को रोकने की कोशिश शुरू कर दी है। मुझे यकीन है हम सब मिलकर शिक्षा के जरिए इस कुप्रथा को अवश्य समाप्त करने में सफल होंगे
और लोगों में जागरूकता लाएंगे, ताकि भविष्य में कभी कोई और कमली इस प्रथा का शिकार ना हो। दोस्तों, जरूरी नहीं कि रिश्ते केवल खून के ही सच्चे हों। रिश्ते तो दिलों से निभते हैं, फिर चाहे वो रिश्ते खून के हों या ना हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।